जय हिंद एवन। दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा 2.0। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही कोई बात नहीं, आप जब से चाहें उसको सही कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कब से पढ़ना चाह रहे हैं। तो अगर आपको भी लग रहा है डर आने वाले 2020 बोर्ड की परीक्षाओं से, कैसे करें तैयारी इन बचे हुए दिनों में, क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। सर बहुत टेंशन है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं करें क्या करें, समय बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, समय अभी कम नहीं है, समय आपके पास बहुत सारे हैं। बट डिपेंड करता है कि अब आप कब जाग रहे हैं, आज कल परसों तरसों कब जाग रहे हैं, या बोर्ड के एग्ज़ाम से एक सुबह या बोर्ड के एग्ज़ाम के दिन ही जाग रहे हैं। डिपेंड करता है आप पे। तो उसके लिए समय घटते चला जाएगा। लेकिन अभी आपके पास जो समय है वो समय है आपके पास 137 डेज फ्रॉम नाउ। आपका एग्ज़ाम 15 फेब से है और आपके पास 137 डे है। लेकिन हम लोग जो स्ट्रेटजी वीडियो ला रहे हैं वो ये मान के ला रहे हैं कि आपके पास मात्र 100 डे का समय है। सिर्फ और सिर्फ 90 दिन या 100 दिन का समय आपके पास है। बिकॉज इन 37 दिनों में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, उसके बाद आपका तबीयत वगैरह सब कुछ मैटर करता है। तो ये सब कुछ 37 35 छठ जितना भी दिन है, 40 दिन को करीब करीब छाँट के हम लोग चल रहे हैं। तो मान लीजिए कि 100 डे आपके पास लेफ्ट है और 90 डे लेफ्ट है। तो हम लोग जो स्ट्रेटजी वीडियो लाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 90 डेज़ के लिए ही मान लीजिए एप्लीकेबल है। तो आप 90 डेज में ही फोड़ सकते हैं, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि वो 90 डे आप कब से शुरू कर रहे हैं। पता नहीं एग्ज़ाम के एक दिन पहले बोलिए कि सर अब तो 90 दिन बचा है, अब शुरू करेंगे, तो 90 दिन नहीं, 90 मिनट भी नहीं बचा रहेगा आपके पास। समझ गए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्टेटस रिपोर्ट ऑफ योर बोर्ड अपकमिंग चैप्टर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल बात नहीं है, ये तो आपको बस समझाने के लिए था। पहला सबसे बड़ा बात यह है कि बिलीव ऑन योर सेल्फ। जब तक आप अपने विश्वास नहीं रखिएगा, नो वन कैन गेट योर, नो, आपको कोई नहीं दिला सकता है उतना मार्क्स जो आप चाह रहे हैं। ऐसा ठीक है। तो टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितना मार्क्स चाहिए और कितना आपको अपने आप पे भरोसा है। समझ गए? कोई आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं करवाएगा। एग्ज़ाम क्रैक करने वाले आप खुद होंगे। नंबर आपका आएगा, नंबर कटेगा आपका। सो टोटली रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर योर मार्क्स इज़ यू एंड ओनली यू। आप किसी को दोष नहीं दे पाएंगे आफ्टर एग्ज़ाम कि सर मेरे कोचिंग वाले नहीं पढ़ा पाए और मेरे कोचिंग वाले नहीं पढ़ाया, सिलेबस कंप्लीट नहीं किए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। आप क्या कर रहे थे? आप उनसे पूछे क्यों नहीं कि सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यू हैव पे फॉर इट ना, आपने पैसा दिया वहाँ पे। तो टोटली डिपेंड आप पे होता है कि आप सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर पाएँ। और चूंकि देखिए लॉकडाउन था, कोचिंग वगैरह खुला नहीं, ऑनलाइन कितना स्टडी हो पाता है आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ठीक है। मेरा ही वीडियो समझ लीजिए कि आपका 37 या 40 आवर ओनली चला है, जिसमें कि 40 घंटा मात्र वीडियो चला है। जिस समझ लीजिए कि आपको 12 घंटा का मैंने वीडियो बना रखा है, यानी 3 बच्चा देख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यार, सब चलता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना फॉलो कर पा रहे हैं। पहला बात कि आप अपने आप पे ट्रस्ट रखें और आप जिसे पे कर रहे हैं ना उस पर ट्रस्ट जरूर रखें। क्योंकि आप उसको पे कर रहे हैं ना, बिना मतलब के तो पे कर नहीं रहे होंगे। अगर आपको अभी भी लगता है कि वहाँ पैसा देना फालतू रहा है तो आप पैसा मत दीजिए एंड लीव इट। दूसरा कुछ करिए। आपको विश्वास नहीं है वहाँ पे, अगर वो नहीं करवा पाएंगे, जो भी आपके कोचिंग वगैरह है या फिर इंस्टीट्यूशन है, जो भी आप कहीं से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हमको उन पर शक है, देन लीव इट ना, डू योर ओन, या फिर अपने किसी और से बात कीजिए, वहाँ पे देखिए। सो आपका पहले ये होना चाहिए कि आप अपने आप पे विश्वास रखें और अपने जिनको आपने पे करा है उन पर विश्वास रखें, ठीक है। दूसरा बात दूसरा बात यह है कि आप अपना अभी के अभी, आज मेरे वीडियो देखने के बाद या फिर आप नहीं देख रहे हैं, आपको कोई बता रहा है, उसी समय क्या करें कि आप अपने जो भी जितना भी आपका प्रिपरेशन हो रखा है उसका एक स्टेटस रिपोर्ट बनाएं। स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है? जिसमें आप अपने चैप्टर को अरेंज करते हैं कि ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये पोर्शन मेरा वीक है, ये पोर्शन मेरा मॉडरेट है। आप सभी सभी चैप्टर को इन 3 टॉपिक में अरेंज कर लीजिए। और पहला बात कि आप सिलेबस को जानिए कि आखिर आपका 30% सिलेबस ख़त्म होने के बाद आपका कौन सा टॉपिक बच गया है, कौन सा टॉपिक अभी पढ़ना है। तो जो टॉपिक नहीं पढ़ना है उसको क्यों पढ़ेंगे यार, हम तो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, कौन मैं यूपीएससी का कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिए, उन सिलेबस को पढ़िए और जो सिलेबस आप में आ रहे हैं
उन्हीं पॉइंट को पढ़ना है सिर्फ, तो उस चैप्टर को उस हिसाब से अरेंज कीजिए। क्या उस चैप्टर के जो क्वेश्चन जो टॉपिक मेरे एग्जाम में आएंगे क्या मुझे वो क्लियर हैं? अगर मैंने उनको एक बार पढ़ा है तो मॉडरेट में आएंगे, अगर मैंने उनका रिवीजन कर रखा है तो स्ट्रॉन्ग में आएंगे, और कभी उन टॉपिक को मैंने देखा ही नहीं है देन इट मस्ट कम्स टू व्हाट वीक टॉपिक। समझ गए? समझ गए सर। नेक्स्ट बात क्या है कि एनालाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ चैप्टर एंड चेक आउट योर सिलेबस एवरी वीक। हर एक सप्ताह अपना सिलेबस को चेक करें और इम्पोर्टेंस ऑफ चैप्टर जाने कि जो चैप्टर हम छोड़ने वाले हैं अगर मेरे से नहीं हो पाएगा टाइम पे, तो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है पहले उसको क्यों नहीं करेंगे। अगर कोई दोनों दो चैप्टर है और एक हमें 5 नंबर देगा और एक हमें 2 नंबर देगा, तो पहले तो हमें ग्रास्प होना चाहिए उस 5 नंबर वाले पे, ताकि अगर वो 2 नंबर वाला छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 वाला नहीं छूटना चाहिए। समझ गए? तीसरा बात क्या है कि सबमिट योर स्टेटस रिपोर्ट टू योर सब्जेक्ट टीचर एंड आस्क हिम व्हाट टू डू नाउ एंड हाउ टू डू, आई मीन डिस्कस योर रिपोर्ट। आप अपने सब्जेक्ट टीचर से, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से और जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं उनको अपना स्टेटस रिपोर्ट दिखाएं कि सर मेरा जो इस चैप्टर में, मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप अपने फिजिक्स टीचर्स को दिखाएं कि सर मेरा रे ऑप्टिक्स वीक है या मेरा वेव ऑप्टिक्स वीक है या मेरा मैग्नेटिक वीक है। जो भी आपका वीक टॉपिक है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो भी आपका मॉडरेट टॉपिक है, सबको दिखाएं टीचर को और उनको बोले एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट योर सब्जेक्ट टीचर और मेंटर टू मेक अ सब्जेक्ट वाइज प्लान फॉर यू। आपको वो प्लान करके दें कि अब आप क्या करिए। अगर आपका मान लीजिए कि बहुत सारे चैप्टर वीक में आ रहा है तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, बहुत सारे चैप्टर मॉडरेट में आ रहा है तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो कोई प्लान ही नहीं चाहिए तब तो आप रिवीजन करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सब टॉपिक स्ट्रॉन्ग में आ रहा है तो आप क्यों दीजिए टीचर को फालतू, टीचर भी समझेगा कि यार क्या बात है यार, बच्चा काफ़ी टैलेंटेड है, अपना पढ़ाई खुद कर रहा है। समझ गए? सो व्हाट टू डू आफ्टर अरेंजिंग द चैप्टर अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन। जब मान लीजिए कि चैप्टर को आप अरेंज कर लिए तो उसको कैसे अरेंज करना है। पहला बात कि वीक पोर्शन में किसको डालना है। इन दिस कैटेगरी द चैप्टर आर दोज विच यू डिडंट इवन रीड अ सिंगल टाइम। आपने अगर एक भी बार नहीं पढ़ा जो चैप्टर को, जो एक भी बार नहीं पढ़ा जो टॉपिक को, वो सभी आएंगे आपके वीक पोर्शन में। मॉडरेट में कौन पोर्शन आएंगे? चैप्टर बिलोंग टू दिस कैटेगरी मस्ट बी योर वन टाइम व्यूड चैप्टर एंड ओनली नीड सम प्रैक्टिस। आपका जो चैप्टर होना चाहिए मॉडरेट पोर्शन का, वो उसने उसको आपने एक बार देखा है और थोड़ा सा प्रैक्टिस का और ज़रूरत है उसमें, तब जाकर वो टॉपिक जो होगा स्ट्रॉन्ग में आ सकता है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग पोर्शन में कौन आएगा? चैप्टर विच नीडेड अ सिंगल एंड फास्ट रिवीजन, जो कि एकदम क्विक रिवीजन करने से चैप्टर समझ में आ जाए, उसको बोलेंगे आप लोग स्ट्रॉन्ग पोर्शन या स्ट्रॉन्ग टॉपिक जो भी होगा आपका। या तो आप चैप्टर वाइज अरेंज कर लें या सब्जेक्ट वाइज, या आप कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो मोस्ट इफेक्टिव होगा टॉपिक वाइज, लेकिन टॉपिक वाइज करना उतना आसान होता नहीं है। जनरली आप अपने टीचर को बोलिएगा तभी वो अरेंज कर पाएंगे। आपको अगर एनालाइज हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड। जैसे मान लीजिए आप करें, आपका वीक में आ रहा है, मान लेते हैं कि मैग्नेटिज्म आ रहा है, तो मैग्नेटिज्म का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपका वीक में आ रहा है। जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर आपका वीक हो। आपका 11th आपने पढ़ा है तो 11th का आपका रोटेशन पूरा वीक नहीं है। आपको लगता है कि रोटेशन आपका वीक है, उसमें सेंटर ऑफ आपका जो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो टॉपिक जो है वो तो आपका आसान होगा, तो वो तो क्यों डाल दें उसमें। बिकॉज हम लोग उसमें रोटेशनल डायनेमिक्स घुसा दिए उसके अंदर, ताकि इसलिए मेरा टॉपिक पूरा के पूरा हम लोग समझते हैं कि पूरा गोल है, लेकिन उतना होता नहीं है। सो आप एनालाइज करें कि जो चैप्टर आपने वीक में डाला है उसका कौन सा पोर्शन आपका वीक है। क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक है, या आपका उसका मैग्नेटिक फोर्स वीक है, या आपका लॉरेंज फोर्स वीक है, क्या आपका साइक्लोट्रॉन वीक है, क्या वीक है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर उसको निखारें पहले। ठीक है? नेक्स्ट बात, जो कुछ पढ़ पा रहे थे लॉकडाउन में, जो बच्चे कुछ पढ़ पा रहे थे लॉकडाउन में, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगा। उनका जो वीक पोर्शन है उसको आप पहले तो अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ में ख़त्म कीजिए, जो कुछ पढ़ पा रहे थे। मॉडरेट वाले क्या करें, जो उसके बाद जो मॉडरेट का जो टॉपिक होगा उसको दिसंबर मंथ में करिएगा, और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा उसको जनवरी यानी कि एग्जाम से पहले तक करिएगा। ठीक है? जो लॉकडाउन में पढ़ पा रहे थे, पहला बात। और जो लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे थे दोस्त, उनके लिए क्या है कि उनका जो वीक पोर्शन होगा उसको आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में ख़त्म करिए। मॉडरेट में कोई टॉपिक आना नहीं चाहिए आपका, सीधे वीक से सीधे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका कोई टॉपिक मॉडरेट में नहीं आना चाहिए, अगर है तो उसको जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग करिए पहले। ठीक है? लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको सारा का सारा वीक टॉपिक को तुरंत तुरंत स्ट्रॉन्ग में लाना है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि उसको आप फिर मॉडरेट में ला करके फिर स्ट्रॉन्ग करें। सो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वीक वाला,
अगर आप लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका बहुत कुछ वीक रह गया या फिर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उन सब के लिए क्या है, आपका जो वीक पोर्शन होगा, यानी कि समझिए तो पूरा चैप्टर आपका वीक है, पूरा गोल है, तो आप क्या करिए, सीधे सीधे आपको ऐसा पढ़ना है ताकि वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाए, नॉट फॉल इन अ कैटेगरी ऑफ मॉडरेट। मॉडरेट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका झंझट हो जाएगा, बिकॉज मॉडरेट ही रह जाएगा तो आपका एवरेज मार्क आएगा। समझ गए? समझ गए सर। चलिए, उसके बाद क्या है कि स्लोली स्लोली वीक से मॉडरेट और चुपके चुपके मॉडरेट से स्ट्रांग की तरफ सफ़र को तय करें। नहीं समझे? वीक से धीरे धीरे मॉडरेट में आए और मॉडरेट से चुप चुप आके स्ट्रांग में चले जाए एंड बिकम अ रॉक। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आपके लिए कुछ नियम, 10 नियम क्या है कि पहला बात, धैर्य बनाए रखें, कीप काम, अपने आप पे फेथ रखें, खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा कभी कि मैं जब अपने बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था, उस समय क्या हुआ था कि मेरे लास्ट मंथ में मैंने मैथ में कुछ नहीं पढ़ रखा था। आई डोंट इवन नो कि रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन में कैसे बनता है, ठीक है, बिकॉज मैथ मेरा पूरा गोल हो चुका था। पूरा मेरा कोचिंग का जो भी स्थिति रहा हो उसी कारण, ठीक है। तो अपने आप पे मैंने विश्वास रखना नहीं छोड़ा, और इवन कि मेरे मैथ के टीचर जो थे वो भी सपोर्ट करना छोड़ दिए थे, जो भी हमको टरका रहे थे, जब भी बोलता था कि सर पढ़ा दो मेरे को, देन ही टोल्ड मी कि हमको कहीं जाना है, ये है वो है वगैरह वगैरह। देन अपने आप को मैंने विश्वास रखा अपने आप पे कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं अपने आप विश्वास नहीं रखता तो आई कांट इवन गेट दैट 65 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। समझ गए? मैं तो फेल करने वाला था उसमें। तो अपने आप पे विश्वास रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे मैं उस 0 से 65 के सफ़र को तय कर पाया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखना शुरू किया ताकि 5 नंबर हमको मिल जाए मैट्रिसेज में। फिर मैंने धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी का एक थ्योरम आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको सीखा ताकि 5 नंबर उसको और फिक्स हो जाए। फिर मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग सीखा ताकि 5 नंबर और फिक्स हो जाए। ऐसे एक एक नंबर जोड़ के मैंने 65 का सफ़र तय किया है। ये काफ़ी दर्दनाक कहानी है, मेरे को सुनाऊंगा कभी, लेकिन आप यही बता रहा था कि खुद पे विश्वास रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तीसरा बात कि थिंक लेस डू मोर, सोचो कम करो ज़्यादा, ठीक है। चौथा बात क्या, निगेटिविटी नहीं आने दो। आपके अंदर खुद का निगेटिव हो जाएगा, यानी कि आप अपने आप पे शक कर रहे हैं ना कि मुझसे नहीं होगा। डोंट डू डैट मैन, कि आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तुम ही तो हो, सिर्फ सब कर सकते हो, ये एहसास जगाओ अपने आप में, ठीक है। अगला बात क्या है कि समय बहुत है, डर के कारण कम लग रहा है। आपका सिलेबस वीक, सबसे क्या है, आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है ना, और आप नहीं कर पा रहे इसलिए आपको लग रहा है कि समय कम है। एक्चुअली सिलेबस ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, समय कम नहीं है। सिलेबस ज़्यादा है इसलिए आपको लग रहा है कि समय कम है। जैसे जैसे आपका सिलेबस मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, वैसे आपको समय का कीमत, यानी समय आपके लिए ठीक ठाक लगने लगेगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हैं, समय आपके लिए कम से कम ही रह जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आप अपने टॉपिक को वीक से मॉडरेट, मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, वैसे वैसे आप रिलैक्स होते जाएंगे, आपका टेंशन तनाव कम होते जाएगा, ठीक है। जो गया उसको जाने दो, और आने वाला है उसे मत छोड़ो। जो आपको मिलने वाला है उसको क्यों छोड़ रहे हो यार? टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम मैन, टाइम इज़ मनी, नो। उसके बाद कर्म प्रधान है और रहेगा, यानी कि आप जो करिएगा आपका फल उसी का मिलेगा। सो अगर आप सिर्फ सोचिएगा कुछ नहीं मिलेगा। सो कर्म प्रधान है, डू समथिंग, ठीक है। व्यर्थ चिंता मत करो, कुछ करो। व्यर्थ चिंता मत करो, कुछ करो। समझ गए? कुछ तो करो यार, ठीक है। सिलेबस तुमसे बड़ा नहीं ना है, सिलेबस इज नॉट बिग एज यू, ओके। सो आप सिलेबस को अपने आप से बड़े नहीं होने दें, उसको हमेशा जांच कर रहे हैं। सिलेबस होगा ना कंप्लीट मेरे से यार, मेरे से तो होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, ओनली थिंग दैट मैटर इज योर फेथ ऑन योर सेल्फ, यस आई कैन। सबसे बड़ा बात होता है ना कि आप अपने आप पे विश्वास रखिए। यार मैं कितना बार बता दूं कि आप अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप पे विश्वास है ना, तो आप एग्जाम में पासिंग मार्क जरूर ला सकते हैं, बिना पढ़े पासिंग मार्क ला सकते हैं। अपने आप विश्वास होना चाहिए। अरे कम से कम चोरी करने का तो विश्वास होना चाहिए, कि वो भी नहीं है। नहीं समझे बात? मतलब यही नहीं समझिए कि हम मास्टर चोरी करने का सिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप विश्वास रखिए कि मैं तो पास जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो जब पास करने का विश्वास रखिएगा तब ना करिएगा, वही बात है। चलिए आगे चलते हैं। जस्ट रिलैक्स योर माइंड, पहला बात कि अपने दिमाग को शांत रखें, ठीक है। नाउ इट इज़ ए क्रूशियल टाइम टू टेक अ स्टेप। आपको अभी स्टेप लेना है। स्टेप क्या लेना है
कि जो आपके लिए बेस्ट है, यानी जो आपका सोच रहा है भलाई, आप उसके साथ रहिए। जो आपको निगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है, जस्ट किक इट हिम, उसको बाहर फेंकिए या फटाइए उनको, ठीक है। रिमूव ऑल द निगेटिविटी एंड निगेटिव पर्सन फ्रॉम योर माइंड। निगेटिव आदमी और निगेटिविटी से दूर रहिए, अपने दिमाग को भी दूर रखिए उससे। टेंशन ब्रेक्स ट्रस्ट। विश्वास तोड़ता है तनाव, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखिएगा तो टेंशन नहीं होगा, और टेंशन हो रहा है मतलब आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, ठीक है। 5वां नंबर बात क्या है, गिव योर क्रूशियल टाइम टू दोज हु ट्राइज टू हेल्प। जो आपको मदद करना चाह रहा है, आप अपना सारा जो क्रूशियल समय है अभी का, आप सिर्फ उनको दें, उनको ना दें जो कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देंगे। समझ गए? समझ गए सर। और जो कुछ समझदार लोग होंगे मेरा इशारा समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डू फ्रेंडशिप विथ योर बुक एंड सिलेबस। अभी समय है कि आप अपना दोस्ती सिलेबस और बुक से करें, दोस्त से नहीं, ठीक है। बिकॉज दोस्त अगर आपके अच्छे हैं तो आपको सिलेबस में पीछे नहीं रहने दे सकते थे। आपको भी हेल्प करते ज़रूर, तो आपका सिलेबस वीक नहीं रहता, मतलब आपके दोस्त नहीं है वो, ठीक है। दोस्त होंगे तो ट्राई करेंगे कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और अगर आपके दोस्त का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, देन यार कुछ करो यार दोनों मिलके, ठीक है। चलिए आगे। लर्न फ्रॉम योर एल्डर डेट हाउ टू मिनिमाइज स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के समय अपने तनाव को कैसे दूर करें, अपने बड़ों से सीखें या अपने मेंटर से पूछें, टीचर से पूछें, उनको हेल्प लें, या मैं तो हूँ ना, ठीक है। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करें। स्किप द रेस्ट, छोड़ दे बाकी सब। एंड जैसे कि वेस्ट को छोड़ दें ना हम लोग, लाइक अ वेस्ट, स्किप द रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, डो नॉट टॉक नाउ डेज टू पर्सन हु टोल्ड यू दैट यू कांट डू एनीथिंग। आप उनसे बात बिल्कुल ना करें जो आपको कह रहे हैं कि तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला है यार। उनको बोलो कि जी चचा ठीक है, मेरे से तो नहीं होगा, आप ही कर लेना, ठीक है। चलो 10 नंबर बात क्या है कि चार्ज अप, गियर अप, गियर अप। समझे? गियर करने का समय अभी आ गया कि आप अपने गियर को 1 से 2 पे ले जाएं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे, मैंने बताया था कि जब भी आप दौड़ना सीखें तो स्लो स्टार्ट करें, बिकॉज आप फास्ट चार्ज कीजिएगा हो सकता है 5 मिनट किसी से तेज आगे रहें, लेकिन 6वें मिनट में वो आपको हरा करके आगे निकल जाएगा। सो इंतजार दैट 5th मोमेंट, आप उस 5th मोमेंट का इंतजार करिए जो आप किसी और को बीट करके आगे निकल जाएं। समझ गए? समझ गए सर। अब बात करते हैं फिजिक्स ऑफ 12th, कि आप अपने फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए फिजिक्स में कोई जो चैप्टर है वो है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उसके बाद आपका मैग्नेटिक फोर्स एंड फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, एंड आपका जो है वो है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डुअल नेचर, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर। देखने में सिलेबस इतना भारी है कि देख के डर लग जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी अब तक बताया था आपको कि अपने आप पर विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें, सब होगा आपसे होगा, ठीक है। आप इसमें सबसे वेटेज इंपॉर्टेंट चैप्टर चुन लें जो वेटेज वाइज ज़्यादा हो, जो आप अपने से कर सकते हैं वो है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जो कि लेक्चर देख के किया जा सकता है या अपने टीचर से जो पढ़ा होगा नोट्स उससे रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैं टाइम स्लॉट में बात करूं तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को 4 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को 4 घंटा में पढ़ भी सकते हैं, 4 घंटा में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 घंटा में, मैग्नेटिक फोर्स एंड फील्ड 8 घंटा लग जाएगा आपको, मैग्नेटिज्म 2 घंटा, मैंने मैक्सिमम टाइम रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5 घंटा, अल्टरनेटिंग करंट 3 घंटा, रे ऑप्टिक्स 8 घंटा, वेव ऑप्टिक्स 7 घंटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 घंटा, ड्यूअल नेचर 2 घंटा, एटॉमिक फिजिक्स 3 घंटा, न्यूक्लियर फिजिक्स 3 घंटा, सेमीकंडक्टर 5 घंटा। ये मैंने अपने सिलेबस के हिसाब से रखा था जब पिछले बार का सिलेबस था उससे, ठीक है। अब तो और सिलेबस घट गया है, उसके अकॉर्डिंग और कम समय लग गया, फिर भी मैं उस टाइम को उतना ही दे रहा हूँ आपको, बिकॉज ये टाइम जो होगा वो आपके लिए क्रूशियल होगा। यानी कि आप 4 घंटे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक चार्ज में दे रहे हैं मतलब अपना वेस्ट कर रहे हैं समय, ठीक है। आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वर्क कीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं तो लॉन्च करने वाले हूँ ना, ठीक है। जैसे मैं कैलकुलस और ऑर्गेनिक को ख़त्म करूँगा, मैं वन शॉट सीरीज लेके आऊँगा जिसमें कि जैसे 4 घंटा लिखा हुआ है तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 4 घंटा में रिवाइज करवाऊँगा, 4 घंटा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिवाइज करवाऊँगा। पर डे मैराथन सीरीज चलेगा जिसमें कि 4 घंटा इलेक्ट्रिक चार्ज, 4 घंटा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिसिटी 4 घंटा, मैग्नेटिज्म 8 घंटा, मैग्नेटिज्म 2 घंटा, सब हम लोग
वो मैराथन सीरीज में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप कुछ पढ़ के रखेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मेरा तो अपना असूल है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ जीरो से हीरो के तक, ठीक है। यानी कि जो भी 4 घंटा होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक पॉइंट से लेकर के इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वहाँ से लेकर के लास्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यानी कि स्फेरिकल सेल तक मैं पढ़ाऊँगा। गॉसेज लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल सब कुछ पढ़ाऊँगा उसमें, ठीक है। उसी तरह से 100 सीरीज में तो आप उसका इंतजार करें, या फिलहाल आप तो जब तक पढ़ते रहें, जब तक मैं अपना देखता हूँ कितना वीडियो डाल पा रहा हूँ फिजिक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर डाल दूँ। केमिस्ट्री की बात करते हैं अब आगे। देखिए, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद है आपका पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एक ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर आपका हेलो एल्केन, हेलोडिन, अल्कोहल, फेनल ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिल एसिड, एमीन और बायोमोलिक्यूल। ये 5 जो चैप्टर है आप तो मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। अगर आपको विश्वास है तो आप ये 5 चैप्टर मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं, जिसका निवारण और जिसका अंत में यानी कि आपका अक्टूबर ख़त्म होते होते या फिर सॉरी नवंबर 15 तक ज़रूर मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, ये 5 चैप्टर को। इसके अलावा 15 नवंबर के बीच तक आपका ये जो चैप्टर सब है यानी कि सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, 15 नवंबर तक ये सब चैप्टर भी कंप्लीट होंगे वन शॉट के माध्यम से। जैसे सॉल्यूशन के मैं क्या करूँगा, 3-3 घंटा का, 4-4 घंटा का जो चैप्टर होगा, जितना भास्ट चैप्टर उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उसका एक वीडियो मत बना दूंगा, या फिर कर दूंगा क्या उसका पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूंगा 2-2 घंटा का। अगर ज़्यादा होगा तो 1.5 घंटा का। इसको क्या करूँगा, वन शॉट का नाम से आपको डाल दूंगा, जिसमें लिखा रहेगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री फॉर 12th इन वन गो, ठीक है। जिसमें कि आप सारा फिजिकल के चैप्टर को जीरो से लेकर के इंड तक पढ़ सकते हैं आराम से। एनसीईआरटी का हर एक लाइन इसमें कवर होगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं वादा करके आपको पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें, चूँकि मैं मैथ से हूँ तो आपको मैथ के बारे में बात करूँगा, बायो तो मेरे से होता नहीं है, ठीक है, तो बायो मैं पढ़ाऊँगा नहीं। चलिए, रिलेशन फंक्शन की बात करें तो 3 लेक्चर यानी कि 3 घंटा काफ़ी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए 3 घंटा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के लिए 3 घंटा, कंटिन्यूटी डिफरेंस के लिए 6 घंटा, एओडी के लिए 4 घंटा, इंटीग्रल के लिए 10 घंटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के लिए 5 घंटा, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 3 घंटा, वेक्टर 2 घंटा, 3D 2 घंटा, लीनियर प्रोबेबिलिटी 2 घंटा और लीनियर प्रोग्रामिंग 1 घंटा काफ़ी है, लेकिन 2 घंटा मान लेते हैं। यानी इतना समय लगेगा आपको रिवीजन करने में, और जो भी समय लिखा हुआ है उतना का मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा वन शॉट सीरीज में, जो कि आप उस चैप्टर को उतना घंटा में ख़त्म कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस लॉन्च करूँ सीरीज को, लेकिन समय के अभाव के कारण पीडीएफ अरेंज करना और पीडीएफ बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। आपके लिए सारा कंटेंट चुनना, फिर उसको राइट लिखना, फिर पीडीएफ बनाना, फिर अरेंज करना काफ़ी समय टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसको मैं बैकअप कर पाऊँ, ठीक है। देखिए, फॉर केमिस्ट्री वन शॉट फिजिकल एवरी वीक, हर एक सप्ताह में एक फिजिकल का जरूर वन शॉट आएगा। कल हो सकता है सॉल्यूशन का वन शॉट आ जाए, फिर हम लोग अगले वीक में सरफेस का, फिर अगले वीक में केमिकल काइनेटिक्स का, फिर अगले वीक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ऐसे करके इसको ख़त्म करेंगे। इनऑर्गेनिक का जो मैराथन होगा यानी कि पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हर एक 15 दिन में एक वीडियो इसका आएगा, इसमें कि एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक की बात करें तो हमने आईयूपीएससी ख़त्म कर लिया है। आइसोमरिज्म का 3 लेक्चर मैं लूँगा, जिसमें एक लेक्चर में अपने बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, और दूसरे लेक्चर में बात करेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। तो आप पूछिएगा सर अभी मेटामर और टोटोमर बचा हुआ है, तो दोस्त मेटामर और टोटोमर या तो मैं जीओसी से पहले ले लूँगा या उसके बाद, लेकिन ज़्यादा चांस है कि मैं जीओसी पढ़ाने के बाद ही टोटोमर पढ़ाऊँ, बिकॉज टोटोमर में एक कॉन्सेप्ट आता है एरोमेटिसिटी वगैरह वगैरह, तो जिसमें कि जीओसी का थोड़ा काम पड़ता है, रेजोनेंस वगैरह, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जीओसी का नॉलेज होना चाहिए। तो आपका जो टॉपिक रहेगा, लेक्चर रहेगा, वो होगा आइसोमरिज्म का 3 लेक्चर, जीओसी का 6 लेक्चर, एक्सोमरिज्म का 4 लेक्चर, हेलो एल्केन का 4 लेक्चर, अल्कोहल का 5 लेक्चर, अल्डिहाइड का 6 लेक्चर, एमीन का 5 लेक्चर और बायोमोलिक्यूल का 3 लेक्चर। यानी करीब करीब कितना हुआ, 6 3 9 4 13 4 17 5 22 6 28 5 33 3 36 लेक्चर, यानी 36 दिन। यहाँ से समझ लीजिए कितना हो जाएगा। वही मैंने बोला कि 15 नवंबर तक मैं आपको ऑर्गेनिक पूरा ख़त्म करके दूंगा, साथ में फिजिकल का सारा चैप्टर ओवर हो चुका रहेगा उसमें, ठीक है। सॉल्यूशन भी, सॉलिड स्टेट भी, केमिकल काइनेटिक्स भी, सरफेस भी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी करीब करीब खत्म हो चुका रहेगा। बचेगा सिर्फ आपका इनऑर्गेनिक, जो कि मैं हर एक 15 दिन यानी कि 3 को तो वीडियो आ ही जाएगा, और 3 चैप्टर आपका है ही ख़त्म, वो भी हो जाएगा। यानी कि समझिए कि लास्ट नवंबर तक आपका सारा सिलेबस केमिस्ट्री का मैं ख़त्म कर दूंगा,
और साथ में फिजिक्स का बहुत सारे चैप्टर जो भी है, देखिए कितना हो पाता है, वो भी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। उधर मैथ में आपका मैंने क्या पढ़ा दिया है, सेट पढ़ा दिया है, फिर मैंने क्या पढ़ा दिया है आपको, रिलेशन पढ़ा दिया है, फिर हमने क्या पढ़ा दिया आपको, फंक्शन पढ़ा दिया। देखिए फंक्शन में आपका जो कंपोजिट फंक्शन है और इन्वर्स फंक्शन है वो इस बार आ ही नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, इसी कन्फ्यूजन में हूँ, इसलिए 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है। सो मैं सोच रहा हूँ कि अब नहीं बनाता हूँ, बिकॉज आपका 2021 का बोर्ड का है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं और हम लोग जंप करेंगे अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। तो फिलहाल आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तीसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, वो खत्म हो जाएगा। देन हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, फिर हम लोग बात करेंगे एओडी का, फिर हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब होगा यार, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए ये तो मैं कर दूंगा, आपको क्या करना चाहिए, और आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप श्योर रहिए कि आपका नवंबर तक, 15 नवंबर या 30 नवंबर तक सारा केमिस्ट्री, सारा फिजिक्स और सारा मैथ कंप्लीट रहेगा विदाउट एनी दिक्कत, ठीक है। नहीं तो दिसंबर तक तो ख़त्म हो ही जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम दिसंबर तक मैं सारा रिवीजन वीडियो के साथ ख़त्म कर दूंगा। और जो वीडियो मेरा देखेगा, उस वीडियो के देखने के बाद आपको बोर्ड के लिए कोई और प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बचेगा प्रैक्टिस करना। वो प्रैक्टिस हम लोग साथ में करेंगे एक फुल जनवरी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, वो करना है आपको लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, कंपाउंड फार्मूला से, उसके बाद सम फार्मूला, जो भी मल्टीपल फार्मूला, जितना भी फार्मूला आता है सबको, सब हाफ एंगल फार्मूला, रेड्यूस फार्मूला, सबको आप देखते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला भी देखते रहिएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा है, e⁻x, ln x, mod x, log x, जितना ही पढ़ा है सबका फार्मूला देखते रहिए। इनऑर्गेनिक रिएक्शन सब याद करना शुरू कर दीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक अपने से नहीं पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा, मेरा मैराथन सीरीज देखने के बाद भी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज मैं भी एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊँगा, और एनसीईआरटी बाइबल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। वैसे तो मैं सब कुछ आपको ऑर्गेनिक भी पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से ही, लेकिन मैंने एनसीईआरटी प्लस को चुना है, यानी एनसीईआरटी से ऊपर भी मैं गया हूँ ऑर्गेनिक में, तभी आप एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं IUPAC का, ठीक है। मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन कम से कम एनसीईआरटी से रोज़ बनाएं, ठीक है। कोई भी चैप्टर हो आप 30 क्वेश्चन बनाएं, विद हेल्प ऑफ नेट, विद हेल्प ऑफ मी, विद हेल्प ऑफ एनीवन, जो कि आपका एल्डर हो, उससे आप क्वेश्चन पूछ के 30 क्वेश्चन पर डे बनाने का अभ्यास डालें। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके बुक में टोटल आई थिंक ऑलमोस्ट 1500 क्वेश्चन होगा, देन यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन 50 डेज। अपकमिंग 50 डेज में आप सभी के सभी उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में आए हुए को सॉल्व कर पाएंगे एक बार। लेकिन मैं दोस्त ये दावा करता हूँ कि ये बच्चे जो सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं यार, मैं भी नहीं कर पाया था, मेरे एल्डर ने मुझे बताया था, मैं एक बार पूरा एनसीईआरटी नहीं बना पाया था। तो आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार ज़रूर से ज़रूर पर डे 30 क्वेश्चन का आदत डालें। इसके कारण क्या होगा कि जब मान लीजिए लास्ट समय आएगा सैम्पल पेपर बनाने का, उसमें आपको कम से कम एनसीईआरटी तो पूरा रहेगा ना दोस्त, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी मौजूद रहना काफ़ी अपने आप में बड़ी बात होती है, समझ गए। सो इतना आप ज़रूर से ज़रूर करें। अच्छा, उसके बाद क्या करें, फॉर फिजिक्स ऑल्सो चेकआउट एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए भी देखते रहें, ठीक है। बहुत सारे टीचर होते हैं जो कहते हैं कि एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा कैसे, जब मैं पढ़ाऊंगा मैग्नेटिज्म तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेक ग्रास्प ऑन डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन पे जरूर से ज़रूर कमांड रखें, बिकॉज डेरिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद डोंट लेफ्ट ए स्मॉल पॉइंट, कोई एक छोटा छोटा पॉइंट भी मत छोड़ें, इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, ठीक है। कोई एक एक पॉइंट नहीं छोड़ें, और जो भी मेरा वीडियो आएगा वन शॉट या जो भी आ रहा है, उसमें एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर है, आप चेक कर सकते हैं कि कोई पॉइंट छूटा है क्या, नहीं छूट सकता है यार, मैं अपने आप खुद से बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मूव स्लोली एंड गियर अप एट एंड लाइक मैराथन, आप शुरुआत करें धीरे धीरे, और अंत में जो आपका जो दिख रहा है विनिंग लाइन, देन यू गियर अप योर, आप उसमें गियर बढ़ाएं, एंड देन आप एबल टू विन द मैच, तब आप जीत पाइएगा। तो हमने क्या क्या कर दिया है, IUPAC ख़त्म कर दिया है, सेट ख़त्म कर दिया है, रिलेशन ख़त्म कर दिया, फंक्शन ख़त्म कर दिया। तो ये रहा क्या हुआ, तो अक्टूबर 10 तक मैं सोच रहा हूँ कि आपका इलेक्ट्रोस्टेट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आइसोमेरिज्म, GOC और सोल्यूशन ख़त्म करूँ। अक्टूबर 20 तक
आपका ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिमिट कंटिन्यूटी, रिएक्शन मैकेनिज्म और सरफेस केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। एंड चूँकि आफ्टर 18 इट्स वैकेशन टाइम फॉर नवरात्रि और मैं खुद का नवरात्रि रहता है, इसलिए मैं उस समय नहीं क्लास ले पाऊँगा। तो ऑलमोस्ट 30 तक यानी 5-6 दिन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी और हाइलो एल्केन और हाइलोरिन खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, ये हमारा टोटल शेड्यूल रहा अभी तक का, यानी 30 अक्टूबर तक का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि तनाव से दूर रहें, धैर्य बना रखें, अपने आप पे विश्वास रखें। समय ज़्यादा है, सॉरी समय अभी भी ज़्यादा है, आपको लग रहा है समय कम है बिकॉज सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है, सिलेबस सबसे बड़ा नहीं है। निगेटिविटी से दूर रहें, अपने आप में बिलीव रखें, उन्हीं से मिले जो कि आपको सपोर्ट करें, उनसे दूर रहें जो आपको डिमोटिवेट करें। आप ट्रस्ट उन पे करें जो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, उनसे ज़रूर दूर रहें जो कि आपको हेल्प नहीं करना, उनका मकसद सिर्फ बिजनेस है, हेल्प नहीं करना है। सो आप उनसे दूर रहें। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा कि थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ आया हो कि कैसे करना है और मैं आपको आपको समझाने में समर्थ रहा हूँ, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड आई वेटिंग फॉर योर कमेंट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको कोई और भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, मीट यू टुमारो, बाय बाय।